अगर ऐसा बोला जाए कि एक आम आदमी की जान लेने के पीछे साउथ मूवीज में काम करने वाला, सबके दिलों पर राज करने वाला और एक से एक हिट मूवी देने वाला हीरो है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? माना इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर यह बात एकदम सच है। और इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, स्टार वर्शिप सिंड्रोम, यानी कि स्टार को भगवान की तरह पूजना। साउथ इंडस्ट्री में स्टार पूजा बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जहाँ पर फैंस अपने स्टार को भगवान की तरह पूजते हैं। और ये फैंस हमेशा ये चाहते हैं कि उनका फेवरेट एक्टर उनकी पसंद का काम करे, उनकी पसंद की चीज़ पहने या सब कुछ उनकी पसंद से करे। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना क्लिप्स। कर्नाटका के बेंगलुरु में कामाक्षी पल्ल्या इलाके में 9 जून 2024 को एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पास की एक नाले पर पड़ी, जहां उसने देखा कि काफ़ी सारे कुत्ते कुछ बड़ी सी चीज़ को खा रहे हैं। और जब उसने पास जाकर देखा तो वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो एक डेड बॉडी थी। उसने बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस को कॉल लगा दिया। पुलिस तभी मौके पर पहुंच गई और बॉडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने लगी, पर बॉडी के पास से कुछ भी सबूत नहीं मिला जिससे कि इस आदमी की आइडेंटिटी का पता चलता। तो पुलिस बॉडी को उठाकर पास के हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर ने जब जांच करी तो उन्होंने बताया कि यह आदमी करीब 30 से 35 के बीच की उम्र का है। पर अब ये एक नेचुरल डेथ है या किसी ने इसका मर्डर किया है, ये बताना भी थोड़ा मुश्किल है। पुलिस के पास अब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिससे कि ये पता लगाया जाए कि ये आदमी कौन है और इसके घर वालों का पता लगे। तो पुलिस उस डेड बॉडी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है। वे आस पास के थानों में कॉल करके पूछती है कि क्या किसी ने इस तरह के आदमी की कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। और उन्हें फाइनली पता चलता है कि चित्रदुर्ग में एक माँ ने अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है, जिससे उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 33 साल है और नाम रेणुका स्वामी है, वो 8 जून से लापता है और उसका मोबाइल फ़ोन भी उसी दिन से बंद आ रहा था। ऐसा बताते हुए उसकी मां ने चित्रदुर्ग में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो पुलिस उस महिला को फौरन हॉस्पिटल ले जाती है और उससे बॉडी की पहचान कराई जाती है। तो वो महिला बॉडी को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि ये लाश उन्हीं के बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी की एक मेडिकल शॉप में जॉब करता था, लेकिन 8 जून से उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। ये एक सीधा साधा इंसान था जिसके पास ना तो ज़्यादा पैसे थे और ना ही किसी से कोई दुश्मनी, ना ही इसके खिलाफ कभी किसी ने कोई कंप्लेन करी थी और ना ही इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया था कि रेणुका स्वामी का किसी ने मर्डर किया था। और तो और पोस्टमार्टम की फुल डिटेल्स काफ़ी भयानक थी, जिससे पता चला कि रेणुका स्वामी को पीट पीट कर मारा गया था। उसकी जुबान काट ली गई थी और जबड़े को तोड़ दिया गया था। शरीर पर अनगिनत चोट के निशान थे। पुलिस ने मामला रजिस्टर्ड कर लिया और इसे हर दूसरे केस की तरह ही इन्वेस्टिगेट करने लगी। तभी 10 जून 2024 को अचानक 3 लोग, राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। ये तीनों खुद को सरेंडर करते हुए कहते हैं कि रेणुका स्वामी, जिसकी बॉडी आपको नाले पर पड़ी हुई मिली थी, उसे हमने ही मारा है। इसके पीछे की वजह उन्होंने पैसों का लेन देन बताया कि रेणुका स्वामी हमारे पैसे नहीं लौटा रहा था। इसी बात को लेकर हमारी बहस हो गई और गुस्से में आकर हम तीनों ने मिलकर उसे मार डाला। एक तरीके से पुलिस के लिए तो ये पूरा मामला सुलझ ही गया था, क्योंकि जिस अपराधी को वे ढूंढ रहे थे उसने खुद ही आकर उनके सामने सरेंडर कर दिया और ये केस एक ओपन एंड शट केस लगने लगा। पर पुलिस स्टेशन में तभी वहाँ के एसपी आते हैं और उनको ये पूरा मामला बताया जाता है। उन्हें कुछ डाउट होता है और वे अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अपना जुर्म कबूल करना ये कोई आम बात तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो वे उसे छुपाने की और उससे भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। तो एसपी को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उन्होंने उन तीनों को अलग अलग बिठाकर उनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। तो किसी भी सवाल का जवाब इन तीनों ने एक जैसा नहीं दिया, हर सवाल का जवाब अलग अलग दिया, जिससे ये साबित हो गया कि इन तीनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया। इसके पीछे ज़रूर कोई और है और ये तीनों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस इन तीनों की कॉल डिटेल्स और फ़ोन की लोकेशन पता लगाने के लिए एक टीम को अपॉइंट करती है। जब इन तीनों की कॉल हिस्ट्री को चेक किया जाता है तो बहुत ही हैरान करने वाली बात देखी जाती है, क्योंकि इन तीनों आरोपियों में से एक आरोपी की कॉल हिस्ट्री में एक फ़ोन नंबर मिला जिससे उनके पिछले 2 दिन से लगातार बात हो रही थी। और ये नंबर किसी आम इंसान का नहीं था, बल्कि साउथ मूवीज़ के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन थुगुदीप का था।
और यहाँ केस में आता है एक नया मोड़। इन तीनों लोगों का इतने बड़े सुपरस्टार के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? पुलिस इस सोच में पड़ गई। तो आखिर में पुलिस ने दर्शन सुपरस्टार की पिछले 2 दिन की लोकेशन सर्च करी, जिससे ये बात और भी क्लियर हो गई कि पिछले 48 घंटों में 3 आरोपी और सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन एक ही जगह पाई गई। अब एसपी ने इन 3 लोगों से इस बार सख्ती से पूछताछ की, जिससे कि एक आरोपी की हिम्मत टूट गई और उसने सारी सच्चाई उगल दी। इस सच्चाई के बाहर आते ही ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस बन गया। इस केस से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झटका लग गया। कन्नड़ एक्टर दर्शन कई बार पहले भी कंट्रोवर्सीज में आ चुके हैं। इनकी शादी 2003 में विजय लक्ष्मी से हुई थी। इनका एक बेटा भी हुआ, पर आगे जाकर इनकी मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं चली और इनके आपसी संबंध खराब होते चले गए। तो फिर साल 2011 में इनकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में दर्शन के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराया, जिसकी वजह से दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और बाद में किसी तरह से इस केस की सेटलमेंट हो गई। पर मामला अभी भी यहीं नहीं रुका। आगे जाकर साल 2016 में विजय लक्ष्मी ने दर्शन के ऊपर ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर का केस रजिस्टर्ड कराया, लेकिन एक बार फिर इस केस की सेटलमेंट हो गई। साल 2021 में दर्शन पर मैसूर होटल के एक वेटर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा, लेकिन इस केस में होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी गई और वेटर को 50,000 रुपए का कंपनसेशन देकर वो केस विड्रॉ करा लिया गया। अगले ही साल 2022 में दर्शन ने अपनी फिल्म क्रांति के प्रमोशन के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर जनता को बहुत गुस्सा आ गया और एक फैन ने तो उनके ऊपर चप्पल ही फेंक दी थी। इसी साल एक फिल्म प्रोड्यूसर भारत ने उन्हें जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम में दर्शन पर एक एफआईआर फाइल कराई थी। एक बार फिर साल 2023 में दर्शन ने अपनी पड़ोसी के ऊपर पार्किंग से रिलेटेड एक विवाद में उन पर कुत्ते छोड़ दिए थे, जिसके चलते दर्शन के ऊपर केस दर्ज किया गया था। इसके साथ ही दर्शन के ऊपर ऐसे कई मामलों का आरोप है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और संगीन मामला रेणुका स्वामी के मर्डर का है। दर्शन और उनकी वाइफ विजयलक्ष्मी के रिश्ते खराब होने के पीछे एक नाम शुरू से ही है, जो है पवित्रा गौड़ा, जो दर्शन की जिंदगी में 10 साल पहले आई थी। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और एक एक्टर थी। जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में पैर रखा था तो स्टार्टिंग में उन्हें काम नहीं मिलता था, और जब उन्हें काम नहीं मिला तो पवित्रा ने शादी कर ली। बाद में इनकी एक बेटी हुई, पर पवित्रा के रिश्ते उसके पति से कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, तो वह बेटी के साथ अलग रहने लगी। वही दर्शन को अपनी एक मूवी के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी, तो उन्होंने इसके लिए पवित्रा गौड़ा को अप्रोच किया, लेकिन कुछ रीजंस के चलते पवित्रा को मूवी नहीं मिली। पर इस इंसिडेंस के बाद से ही दर्शन और पवित्रा एक दूसरे के क्लोज हो गए, जिससे कुछ फैंस इन दोनों के अफेयर की बातें सोशल मीडिया पर करने लगे। और नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी खुशी के बर्थडे पर एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था, जिसमें दर्शन उनके साथ केक काटते और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और साल 2024 में पवित्रा ने एक वीडियो और शेयर करा, जिसमें उन्होंने अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया और पब्लिकली रिवील किया, और कैप्शन में अपने और दर्शन के रिश्ते को 10 साल कंप्लीटेड बताया। वीडियो वायरल हो गई और लोगों को ये भी यकीन हो गया कि शादीशुदा होते हुए भी दर्शन का पवित्रा से 10 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस वीडियो से विजयलक्ष्मी भड़क गई और सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट डाला, जिसमें वे पवित्रा के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हैं। और दूसरी तरफ दर्शन के फैन विजयलक्ष्मी को सपोर्ट दिखाने लगे और पवित्रा और दर्शन के रिश्ते को रिजेक्ट करने लगे और पवित्रा की पोस्ट पर जाकर हेट कमेंट करने लगे। लोग उन्हें एक परिवार तोड़ने वाली औरत बताने लगे, जिसकी वजह से पवित्रा गौड़ा को अपना कमेंट सेक्शन ही ऑफ करना पड़ा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें रेणुका स्वामी के मर्डर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। रेणुका स्वामी दर्शन का एक बहुत बड़ा फ़ैन था। वे उसे भगवान की तरह पूजता था। वे हमेशा से अपने भगवान यानी कि दर्शन से मिलना चाहता था। रेणुका दर्शन की हर एक पोस्ट पर कमेंट किया करता था, उसकी हर एक मूवी देखा करता था। और जब पवित्रा ने दर्शन के साथ पोस्ट डाली तो और सबकी तरह वो भी इस रिश्ते को लेकर भड़क गया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वे जिसको अपना आइडल मानता है वे कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता और अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकता। ये पवित्रा ही होगी जिसने दर्शन का घर बर्बाद किया है। तो वे पवित्रा की हर एक पोस्ट पर गलत कमेंट करने लगा, पवित्रा को बहुत हेट देने लगा और दर्शन से दूर रहने की धमकी देता था। ऐसे ही जून के फर्स्ट वीक में पवित्रा ने जब एक पोस्ट शेयर किया तो रेणुका ने एक फेक आईडी से उस पर आपत्तिजनक भाषा का यूज करते हुए उसके खिलाफ बुरी बुरी बातें लिखी और पवित्रा ने इस कमेंट को पढ़ लिया और इसको रिप्लाई भी दिया। पवित्रा इस कमेंट को लेकर इतना ज़्यादा भड़क गई कि वे सीधा इस बात को लेकर दर्शन के पास पहुंच गई
और उसने दर्शन से बोला कि देखो लोग किस तरीके से हम दोनों के रिश्ते के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पवित्रा दर्शन को बार बार प्रवोक किए जा रही थी, तो दर्शन ने इस बारे में काफ़ी सोचा और रेणुका को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। इसके लिए सबसे पहले दर्शन ने अपने एक एम्प्लॉय को पवित्रा का फेक अकाउंट बनाने को बोला और रेणुका से बात करने को कहा। तो वे रेणुका स्वामी से बात करने लगा और दूसरी तरफ रेणुका इस अकाउंट को असली मानकर उससे बात कर रहा था और बातों बातों में रेणुका स्वामी ने उसको अपना असली नाम और अपना एड्रेस बता दिया। रेणुका का एड्रेस पता चलते ही दर्शन ने अपने एक फैन क्लब के प्रेसिडेंट को रेणुका स्वामी को किडनैप करके उसे बेंगलुरु लाने को कहा। इस काम के बदले उसे 30 लाख रुपए भी दिए। तो 8 जून की सुबह रेणुका स्वामी जब अपने काम पर जा रहा था तो जगदीश नाम का आदमी अपने साथी के साथ रेणुका को रोकता है और उससे कहने लगता है कि वे उसे दर्शन से मिलवाएंगे और जो भी तुमने पवित्रा गौड़ा को लेकर उसकी पोस्ट पर कमेंट करे हैं उन सब चीज़ों को लेकर तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो रेणुका स्वामी इस बात के लिए मान जाता है और वे उन लोगों के साथ चला जाता है। रेणुका स्वामी को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जगदीश और इसका साथी रेणुका स्वामी को चित्रदुर्ग से बेंगलुरु शहर तक लेकर आते हैं और वहाँ उसे बहुत प्रताड़ित करते हैं। वे उसे बारी बारी से पीटते हैं। उसी दिन शाम के समय दर्शन अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है और एक रियल हीरो रियल लाइफ में विलेन का किरदार निभाते हुए यहाँ पर दिखता है। रेणुका स्वामी जैसे ही अपने फेवरेट स्टार दर्शन को देखता है तो उसे ऐसा फील होता है कि हो सकता है कि यह मुझे बचाने आया है, पर उसे नहीं पता था कि उसकी जान लेने का कारण उसका फेवरेट स्टार ही बनेगा। रेणुका स्वामी ने जिसे अपना भगवान समझकर पूजा, उसने ही रेणुका स्वामी को बहुत मारा, यहाँ तक कि रेणुका को बिजली के कई झटके भी दिए गए। इस पूरे मामले में 17 लोग शामिल थे और सभी ने अपने अपने तरीके से रेणुका को मारा, यहाँ तक कि पवित्रा गौड़ा भी वहीं मौजूद थी। पूरे दिन इतनी मार खाने के बाद आखिरी सांस गिनते गिनते रेणुका ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। रेणुका स्वामी की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और वे इस साल की एंड तक पेरेंट्स भी बनने वाले थे। इसके घर वाले लगातार इसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोन लगातार स्विच ऑफ ही आ रहा था। 9 जून को सुबह 3 बजे इन लोगों ने रेणुका की बॉडी को गाड़ी में रखकर कामाक्षी पाल्या के एक नाले में फेंक दिया। इसके बाद ड्राइवर ने भी, जो बॉडी को फेंकने के लिए जा रहा था, पुलिस के सामने सरेंडर करके सारी बात बता दी। पुलिस को इन आरोपियों के पास से पैसे भी मिले जो कि दर्शन ने इन लोगों को काम करने के बदले दिए थे। दर्शन के खिलाफ सब सबूत मिल चुके थे, जिस फेक अकाउंट से चैट की गई थी, जिस नंबर से इन आरोपियों को कॉल किया गया था। इस केस को दबाने के लिए हाई लेवल तक का भी सपोर्ट लिया जा रहा था। यहाँ तक कि जो डॉक्टर रेणुका स्वामी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, उन्हें भी दर्शन ने 1 करोड़ का ऑफर दिया था ताकि वे इस डेथ को एक नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दे। यही नहीं, इस बात को होम मिनिस्ट्री तक ले जाया गया, पर कुछ ईमानदार एसपी और कमिश्नर की वजह से ये केस सॉल्व हो पाया है, जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस केस में पवित्रा गौड़ा को पहले आरोपी माना गया है, जबकि दूसरा आरोपी दर्शन को, क्योंकि पवित्रा ही वे इंसान थी जिसने दर्शन को कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए उकसाया था। और अगर पवित्रा ने दर्शन को नहीं उकसाया होता तो शायद आज रेणुका स्वामी जिंदा होता। जिस इंसान को लोग चैलेंजिंग सुपरस्टार का टैग देते हैं, आज वही इंसान एक क्रिमिनल बन चुका है। लोगों को समझना चाहिए कि एक्टर्स भी बस एक कलाकार होते हैं, उन्हें इनको सिर पर नहीं बिठाना चाहिए। रेणुका स्वामी की वजह से शायद कुछ लोगों की आंखें खुले कि रियल हीरो और रियल हीरो में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और आप अपना हीरो किसको चुनते हैं, अपना आइडल किसको मानते हैं, ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। इस इंसिडेंट से ये भी पता चलता है कि लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए। किसी इंसान को भगवान ना समझो, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है परवाह मत करो, वरना आजकल कोई भी किसी की भी जान ले लेता है। साथ ही ये लोगों के लिए परफेक्ट लेसन है कि हमें इन एक्टर्स की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और इस केस को लेकर आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।